देखियो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वाष्प दाब का अवनमन। अब हमारा अगला हेडिंग है क्वथनांक का उन्नयन। ये दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म है, तो इसको भी मतलब हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले क्वथनांक किसे कहते हैं इसके बारे में जानना है। एक जनरल परिभाषा है जो बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी द्रव गैस में बदल जाता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। लेकिन थोड़ा सा डिफिनीशन हम अलग हट के पढ़ेंगे यहाँ पे। ये भी डिफिनीशन जानते हैं आप लोग, लेकिन एक बार और रिवीजन के लिए देख लेते हैं क्वथनांक किसे कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अभी पढ़े थे, अगर किसी भी विलायक में कोई भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोल देते हैं, मिला देते हैं, तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। तो वाष्प दाब में इसी कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। और यहाँ डिफिनीशन है क्वथनांक की, वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो सपोज दैट अगर हम विलायक का वाष्प दाब मतलब मान लें कुछ पॉइंट क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए इसको 700 mm Hg मान लें पारे का दाब और विलायक का वाष्प दाब। तो अगर उसमें कोई भी अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दें तो हम जानते हैं कि वाष्प दाब में कमी हो जाती है। तब 700 से कम होकर मान लीजिए हो गया 690 और वायुमंडलीय दाब का मान होता है 660 mm Hg। क्लियर। हमको वाष्प दाब को बढ़ाना है। अब बढ़ा करके कहाँ पे ले जाना है, वायुमंडलीय दाब तक। तो पहले विलायक का वाष्प दाब 700 mm था, उसको हम ले करके 760 पर जाते, मतलब 60 mm वाष्प दाब बढ़ाने के लिए। तो वाष्प दाब टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, तो 700 से 760 करने में मान लीजिए एनर्जी क्या बोलते हैं हमारा हीट टोटल मतलब क्या बोलते हैं वह टेम्परेचर T है। और 690 से यहाँ तक जाने में मान लीजिए T पहले वाले को T1 मान लें, दूसरे वाले को T2 मान लें। तो अगर पूछा जाए कि कौन बड़ा है तो वास्तव में कौन बड़ा होगा, T2। कहने का मतलब ये है कि वाष्प दाब कम हो गया, कोई भी विलेय पदार्थ मिलाने की वजह से वाष्प दाब कम होगा। तो वाष्प दाब कम होने की वजह से क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी को हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। थोड़ा और समझते हैं। लिखा है कि किसी पदार्थ को द्रव में घोलने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इस कारण द्रव यानी विलायक की अपेक्षा उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक अधिक होगा। क्लियर। अब यहाँ से डिफिनीशन, किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलने पर विलायक के क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा TB से व्यक्त करते हैं। क्लियर। किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलने पर विलायक के क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा TB से व्यक्त करते हैं। अतः डेल्टा TB इक्वल टू विलयन का क्वथनांक, अगर T हो टेम्परेचर, B फॉर बॉयलिंग, माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक TB नॉट, T नॉट B या TB नॉट। ठीक। डेल्टा TB इक्वल टू विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। यदि हम विलायक तथा उसके दो विभिन्न सांद्रता वाले
विलयनों 1 और 2 के वाष्प दाब तथा ताप के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो हमें निम्नलिखित वक्र प्राप्त होता है। तो यही मिलेगा जनरल ग्राफ। तो देख लीजिएगा, ये विलयन है, ये भी विलयन है और ये विलायक है। ये हमारा टेम्परेचर है, ये है हमारा विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ये पहले विलयन का क्वथनांक, ये दूसरे विलयन का क्वथनांक। तो इसको देख के पता चल रहा है कि क्वथनांक ये टेम्परेचर है, विलयन का क्वथनांक ज़्यादा है विलायक की तुलना में। कोई भी एक विलयन अगर हम चूज़ कर लें तो क्या है, विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से ज़्यादा है। ठीक, अगर वाष्प दाब की बात करें तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा है और विलयन का वाष्प दाब कम है। ठीक है, इस ग्राफ से स्पष्ट है कि किसी विलयन का क्वथनांक विलायक से अधिक होता है, अर्थात किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर क्वथनांक का उन्नयन होता है। उन्नयन का मतलब वृद्धि होती है। दो भिन्न विलयनों में Tb1 तथा Tb2 क्वथनांकों से स्पष्ट है कि उन्नयन विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा Tb तनु विलयन में उपस्थित विलय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। ये याद रखिएगा, यहीं से हमारा न्यूमेरिकल मेन यही हमारा है टॉपिक। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा Tb तनु विलयन में उपस्थित विलय की मोलल सांद्रता मतलब मोललता के समानुपाती होता है। तो डेल्टा Tb समानुपाती स्मॉल m या डेल्टा Tb इक्वल टू Kb इंटू m, जहाँ Kb विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है तथा स्मॉल m विलयन की मोललता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वथनांक में उन्नयन वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। जितने वाष्प दाब में कमी होगी उतना ही क्वथनांक में वृद्धि होगी। अतः वाष्प दाब में अवनमन के समान ही क्वथनांक में उन्नयन भी एक अणुसंख्य गुणधर्म है। दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। तो वाष्प दाब का अवनमन भी अणुसंख्य गुण है, इसलिए क्वथनांक का उन्नयन भी अणुसंख्य गुण होगा। अणुसंख्य गुण का मतलब वह गुण जिसका मान कणों की संख्या पर या विलय के मोलों की संख्या पर डिपेंड करता है। अतः यह भी विलय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उनकी प्रकृति पर। ध्यान देंगे थोड़ा सा। यदि किसी विलयन में विलय का द्रव्यमान स्मॉल w ग्राम, विलय का मोलर द्रव्यमान स्मॉल m तथा विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W, तो विलयन की मोललता W/m इंटू 1000/W होगी। मोललता की परिभाषा पढ़े हैं, विलय का भार बटा विलय का अणु भार बटा विलायक का भार किलोग्राम में। तो किलोग्राम को ग्राम में अगर हम किलोग्राम को अगर क्या बोलते हैं ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1000 ऊपर चला जाता है। तो जनरल फार्मूला हमारा मोललता की परिभाषा से देख लेंगे। अब इस पूरे मोललता का मान उठा करके ना हम उसमें समीकरण नंबर इसके पहले वाले में 1 में रखेंगे। अतः समीकरण है जैसे डेल्टा Tb इक्वल टू 1000 Kb इंटू W/W इंटू m, ये फार्मूला बनेगा। एक और फार्मूला बनेगा, या स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू Kb इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा Tb इंटू कैपिटल W। इस फार्मूले से डायरेक्ट विलय का अणुभार निकाला जा सकता है। तो सूत्र याद रखिएगा, इसी पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ रही है बात? हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और याद भी रखिए, कुछ करना नहीं है। डेल्टा Tb मोललता के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, Kb लगाएंगे। Kb का मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक। और फिर उसके बाद से क्या करेंगे, मोललता के लिए मोललता का फार्मूला जो यूज होता है वो फार्मूला में मतलब m की जगह पर मोललता की जगह पर वही सारी चीज़ें ला के रख देंगे, हमारा फार्मूला नया मिल जाएगा। ठीक है, अगर मोलल उन्नयन स्थिरांक ये है हमारा Kb डेल्टा Tb
क्वथनांक का उन्नयन स्मॉल एम, ये स्मॉल एम थोड़ा सा देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, स्मॉल एम विलेय का अणुभार, स्मॉल डब्लू विलेय का भार, सब ग्राम में है, कैपिटल डब्लू विलायक का भार। ठीक है, अब देखेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये डिफिनीशन पूछता है, कोई भी न्यूमेरिकल पूछेगा तो ऐसे पूछता है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, और उसके बाद जस्ट उसके नीचे न्यूमेरिकल दिया रहेगा, मतलब दोनों बिल्कुल साथ साथ पूछता है। तो सबसे पहले मोलल उन्नयन स्थिरांक की डिफिनीशन हम बनाते हैं। समीकरण 2 में W/m इक्वल टू n इक्वल टू हम जानते हैं स्मॉल n इज इक्वल टू W/m, n का मतलब मोललता, तो W/m इक्वल टू अगर 1 मोल रख दें और W इक्वल टू कैपिटल W इक्वल टू 1000 ग्राम रख दिया जाए तो डेल्टा TB इक्वल टू KB हो जाएगा। W/m 1 हो गया, इसकी जगह पर 1000, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और W/m 1 हो गया, डेल्टा TB इक्वल टू KB। तो यहीं से डिफिनीशन बनेगा मोलल उन्नयन स्थिरांक। किसी विलायक के 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। क्लियर? किसी विलायक के 1 किलोग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है या जो उन्नयन होता है वह उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। क्लियर? किसी निश्चित विलायक के लिए इसका मान सदैव स्थिर रहता है, इसका मात्रक केल्विन किलोग्राम पर मोल या केल्विन प्रति मोलल होता है। तो टेबल दिया होगा चार्ट आपके बुक में, तो कुछ मान फिक्स होते हैं, तो कुछ मतलब कि ऐसे विलायक होते हैं जिनके मान अगर हम डायरेक्ट याद कर लें तो हमारे लिए मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो जाएगी। या डायरेक्ट मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल ही दिया है, न्यूमेरिकल के हिसाब से ऑप्शनल में आंसर पूछ रहा है, तो जब फिक्स होता है तो क्वथनांक जब फिक्स वो मोलल उन्नयन स्थिरांक जब फिक्स होता है तो याद होगा तो डायरेक्ट रख देंगे, नहीं याद होगा तो फिर हमको कैलकुलेशन करके लिखना पड़ेगा। तो इसलिए चार्ट दिया होगा, उसमें जल का कितना होता है, बेंजीन का कितना होता है, तो सबको आप याद देख लीजिएगा, वहाँ से भी याद कर लीजिएगा अगर हो जाए तो। मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक, देखिए बहुत कन्फ्यूज करता है, मोलल मोलर, मोलल मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक दोनों पूछता है। इसे कैपिटल K से व्यक्त करते हैं, इसका यूज करते हैं कैपिटल K। तो समीकरण में KB की जगह पर K नहीं होगा, K होगा। समीकरण 2 में 10 × KB, एकदम ध्यान रखिएगा, 10 KB की जगह K का यूज करते हैं। 10 × KB के स्थान पर K रखने पर एक नया सूत्र प्राप्त होता है, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू, अगर इसको हम लिख दें ऐसे करके थोड़ा सा समझते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू 100 × 10 लिख सकते हैं, KB × W अपॉन M × कैपिटल W। इसी की जगह पर हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल K। इसको मोलर उन्नयन स्थिरांक या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये नया फार्मूला मिलेगा, डेल्टा TB इक्वल टू 100 × कैपिटल K × W/m × कैपिटल W। समीकरण में W/m 1 मोल रख दो और W इक्वल टू 100 ग्राम रखने पर फिर वही मिलेगा, डेल्टा TB इक्वल टू K। तो नया डिफिनीशन इसी के हिसाब से, किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य के 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे उस विलायक का मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसका मात्रक केल्विन मोल इनवर्स 100 ग्राम होता है। क्लियर? अगर मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछेगा तो 1000 ग्राम में, अगर मोलर उन्नयन स्थिरांक पूछेगा तो 100 ग्राम में। डिफिनीशन दोनों बिल्कुल सेम है, वर्ड का अंतर है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, नहीं देंगे तो गलत लिख के आएंगे, गलत लिखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए देख लीजिएगा। अब इस पर हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। ठीक है, एक सॉसपेन यानी पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया। अगर विलेय विलायक की बात करें तो 18 ग्राम ये ग्लूकोज विलेय हो जाएगा, जल विलायक हो जाएगा। 1.013 बार मतलब 1 वायुमंडल दाब पर यह जल किस दाब पर उबलेगा, मतलब क्वथनांक बताना है।
जल के लिए Kb का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। याद रखिएगा, ये मान फिक्स होता है 0.52 या 0.51 रहता है। अब चार्ट में देखेंगे तो रहेगा, ये Kb का मान दिया हुआ है। तो दिया है W = 18 ग्राम, मतलब विलेय का बार, ग्लूकोज का बार। कैपिटल W = 1000 ग्राम, मतलब जल का मतलब विलायक का बार। Kb = 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। एम का मतलब ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 होता है, निकाल के चेक कर लेंगे। डेल्टा TB = कैलकुलेट कर, हम जानते हैं डेल्टा TB = 1000 + Kb × W × M, सबका मान रख देंगे। 1000 × 0.52 × 180 इतना। कुल मिलाकर डेल्टा TB = 0.052 केल्विन। अब हम जानते हैं कि जल का क्वथनांक कितना होता है। जल का क्वथनांक 373.15 केल्विन होता है। तो 373.15 केल्विन कितना बढ़ गया, क्वथनांक में वृद्धि हो गई। डेल्टा TB = 0.052 केल्विन। अतः विलयन का क्वथनांक क्या होगा, दोनों टेम्परेचर को जोड़ देंगे, क्वथनांक प्लस क्वथनांक में वृद्धि कितना हो गया 373.202 केल्विन। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2013 पूछा भी है। एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। बेंजीन का मोलर उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, ये डिग्री सेंटीग्रेड हो केल्विन हो कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए कि डिग्री सेंटीग्रेड में वृद्धि होगा तो 100 में इतने का, मतलब केल्विन में क्या करते हैं, चाहे केल्विन में दिया हो चाहे डिग्री सेल्सियस में दिया हो, हम केल्विन में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं या डिग्री सेल्सियस में भी लिखेंगे। मतलब इसके टेम्परेचर से, मतलब टेम्परेचर के मात्रक से कोई इफेक्ट नहीं आता। मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। W = 2.5 ग्राम विलेय का बार, विलायक का बार 100 ग्राम। डेल्टा TB 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड, Kb 2.67 बेंजीन के लिए है, याद रख लीजिएगा। ये बेंजीन का मोलर उन्नयन था 2.67। तो धीरे धीरे न्यूमेरिकल में मतलब सॉल्व करेंगे ना, उसी में देख के याद हो जाएगा। ये फिक्स होता है वैल्यू। डेल्टा TB 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड, Kb = इतना, M का मान निकाल। डेल्टा TB = 1000 × Kb × W × M। तभी एक और फार्मूला लिखवाए थे, M = 1000 × Kb × W और डेल्टा TB × W, सबका मान रखेंगे 1000, 2.67, 2.5, 0.4, 100, कुल मिला के आ जाएगा 166.875। 167 लिख सकते हो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 2000, बहुत पूछा है 2009 में, 2014 में, 2016 में। 1.5 ग्राम यूरिया को 50 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। डेल्टा TB निकालना है। तो यूरिया का द्रव्यमान 1.5 ग्राम, जल का द्रव्यमान 50 ग्राम। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक 0.52 kg केल्विन kg मोल इनवर्स है। क्लियर, तो ये तो सॉल्व हो ही जाएगा, कर लीजिएगा। 9 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोला गया। इस विलयन का क्वथनांक 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड है। जल के लिए K की गणना कीजिए। K का मतलब मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, जो दिया है विलेय का भार W 9 ग्राम, जल विलायक का द्रव्यमान W 150 ग्राम। डेल्टा TB क्वथनांक का उन्नयन, तो 100 - 1.7, माइनस जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.170। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 होता है, हम जानते हैं। M = 100 × कैपिटल K × W / डेल्टा TB × W, या K = हो जाएगा M × डेल्टा TB × W / 100 × W, सबका मान रखेंगे, आ जाएगा 5.1 केल्विन मोल इनवर्स 100 ग्राम। ठीक है, मोलर कितने करते हैं 100 ग्राम में, और उसका अगर मोलर उन्नयन स्थिरांक 100 ग्राम में यूज करते हैं। अगर मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है 1 किलोग्राम यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक यौगिक 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में घोलने पर एक वायुमंडल दाब पर विलयन का क्वथनांक 100.65 डिग्री सेंटीग्रेड है। यौगिक के अणुभार की गणना कीजिए। 100 ग्राम जल का आणविक उन्नयन स्थिरांक 5.31 है। ठीक है,
ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट करिएगा कितना आ रहा है। ओके।